हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है और इसको बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, इसकी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इसकी पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझें। तो आइए गाइस, समझते हैं हम सबसे पहले इसका मीनिंग के बारे में। तो जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोकड़ प्रवाह विवरण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाते हैं ताकि जो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं वो आसानी से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी मीनिंग की। तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन कैश पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण किन्हीं दो अवधियों के मध्य रोकड़ के प्रवाह में हुए बदलावों को दर्शाने वाला विवरण है। यानी कि ये किसी कंपनी के किन्हीं दो पीरियड के बीच में जो कैश में चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस का जो रीज़न बताने के लिए या वो कैश में जो चेंजेस आए हैं वो किन कारणों से आए हैं उसका पता लगाने के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन रीजंस फॉर द चेंजेस इन कैश पोजीशन ऑफ ए कंसर्न। यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसी भी उपक्रम की रोकड़ की स्थिति में जो परिवर्तन चेंजेस आते हैं उनके कारणों को प्रदर्शित करता है, उनके कारणों की आपको जानकारी देता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज रिसीव्ड एंड आउटफ्लोज पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। यानी कि जो रोकड़ प्रवाह है विवरण एक निश्चित अवधि में रोकड़ के प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण है। और रोकड़ का जो आशय है यहाँ पर, यानी कि जो हमारे पास इनफ्लो यानी कि जो कैश में चीज़ आ रही हैं या आउटफ्लो जो कैश में जा रही हैं ड्यूरिंग द पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसकी जानकारी हमें इस स्टेटमेंट के थ्रू मिलती है। इट एनालाइसिस द रीजन फॉर चेंजेस इन बैलेंस ऑफ कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स। यानी कि जो किसी कंपनी की दो बैलेंस शीट, यानी कि किसी एक कंपनी के किन्हीं दो पीरियड की जो दो अलग अलग डेट की जो बैलेंस शीट्स हैं, उन बैलेंस शीट्स में जो चेंजेस हैं उन चेंजेस का रीज़न हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि इन दोनों बैलेंस शीट में जो कैश है, हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैश के अमाउंट है और क्लोजिंग बैलेंस में जो कैश के अमाउंट है, अगर वो डिफरेंस आते हैं तो उनका क्या रीज़न हो सकता है, उनको हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। द टर्म कैश हियर स्टैंड फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कि यहाँ पे जो टर्म हम कैश की बात करते हैं उसमें कैश और जो कैश इक्विवेलेंट के अंदर आइटम्स आते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। A cash flow statement can be for the past or can be projected for a future period। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार रोकड़ प्रवाह विवरण को रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतान के सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि एक निश्चित लेखांकन अवधि में किसी उपक्रम में चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते की सूचनाओं के आधार पर रोकड़ की प्राप्ति और प्रयोग को दर्शाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हमारे पास कैश में क्या पैसा आया या कैश में हमारे पास से क्या पैसा गया। तो उस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अनडाउटली अ टूल फॉर असेसिंग द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइजेस। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि किसी भी जो एंटरप्राइजेस होती है उसकी जो सॉल्वेंसी, यानी कि जो ऐसे अमाउंट होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर के लिए होते हैं और जो कैश में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं, उनकी जानकारी हमें इस स्टेटमेंट के थ्रू आसानी से मिल जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक लेखांकन अवधि में किसी उपकरण में चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते की सूचनाओं के आधार पर रोकड़ की प्राप्ति और प्रयोग को दर्शाता है तथा रोकड़ के प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच मिलान करवाता है। तो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन शॉर्ट द कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द चेंजेस इन कैश पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज। यानी कि हम अगर संक्षेप में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसी उपक्रम की रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन के कारण को स्पष्ट करता है।
द बिहेवियर दैट इंक्रीज द कैश पोजिशन आर कंसिडर्ड टू बी कैश इनफ्लो एंड द बिहेवियर द हैड टू डिक्रीज ऑफ कैश आर कॉल्ड कैश आउटफ्लो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिन व्यवहारों से रोकड़ की में इंक्रीज होता है, जिन लेन देन जिन ट्रांजैक्शन की में हमारा कैश इंक्रीज होता है उसको हम कैश इनफ्लो कहते हैं। उसी तरीके से जिन ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा कैश डिक्रीज होता है उसको कैश आउटफ्लो बोलते हैं। यानी कि कैश इनफ्लो का मतलब हमारे पास कैश बढ़ेगा, कंपनी का कैश बढ़ेगा, और आउटफ्लो होने पर कंपनी में कैश कम होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरीके हम कह सकते हैं द कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली इंक्लूड्स आइटम दैट अफेक्ट द कैश फ्लो। यानी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा उसके अंदर केवल कैश ओरिएंटेड आइटम को ही शामिल किया जाएगा, जो नॉन कैश आइटम होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण में केवल उन्हीं मदों को सम्मिलित किया जाता है जो कि रोकड़ को प्रभावित करती हैं, यानी कि ऐसे आइटम जो कैश को इफेक्ट करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स यूज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग सेक्शन 3। यानी कि ऐसे कौन से टर्म्स हैं कैश के रिलेटेड जो कि हमें जानने चाहिए या जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैश की, जिसको हम रोकड़ बोलते हैं। तो कैश फंड इंक्लूड कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कि हम जो बात करते हैं यहाँ कैश की, रोकड़ की, तो जो कैश है उसके अंदर जो नगद हाथ में, यानी कि जो हमारे पास कैश इन हैंड है या जो हमारे पास कैश एट बैंक के रूप में हमने जो भी डिपॉजिट्स हैं वो सब हमारे कैश में इंक्लूड किए जाते हैं या वो कैश माने जाते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स की अगर बात करें तो इसमें हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ अगर हम कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insufficient risk of changes in value। यानी कि नगद समकक्ष अल्पकालीन है, यानी कि ये कह सकते हैं हम एक तरीके से कि कैश इक्विवेलेंट का मतलब वो सारे आइटम से होता है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम इसको और इजी वे में समझें तो यानी इसको बोलते हैं अत्यधिक तरल निवेश, जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तन किया जा सकता है, जो मूल्य में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। यानी कि वो सारे आइटम जिनको हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। कैश फ्लो की अगर बात करें हम तो रोकड़ प्रवाह का मतलब होता है कैश फ्लो आर इन्वॉल्व इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट में इन्वॉल्व इनफ्लो यानी कि बढ़ाते हैं या आउटफ्लो यानी कि कम करते हैं उनको हम कैश फ्लो कहते हैं। यानी कि कैश फ्लो का मतलब इसमें कैश इनफ्लो भी शामिल होता है, कैश आउटफ्लो भी आता है। कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि जब कंपनी की कैश इंक्रीज होती है तो उसे कैश इनफ्लो कहेंगे, और जब कंपनी की कैश डिक्रीज होगी तो उसे कैश आउटफ्लो कहेंगे। तो इस तरीके से हम बात करते हैं सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए। तो जैसा आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारा रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग दिया गया है। यानी कि जो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रिवाइज वो 3 है, संशोधित लेखांकन प्रमाप 3 है। तो अकॉर्डिंग टू द रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संशोधित लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसको हम परिचालन क्रियाओं में से रोकड़ प्रवाह कहते हैं। सेकंड आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसको विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कहते हैं। और थर्ड आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जिसको वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कहते हैं। तो इस तरीके से जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू समझ सकते हैं, या जो भी कैश में चेंजेस होते हैं वो इन 3 एक्टिविटीज़ में ही किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। तो गाइज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अगर हिंदी में कहें तो हम इसको परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कह सकते हैं। इसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रेफर्स टू द जनरल बिजनेस प्रैक्टिस रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी कि संचालन संबंधी क्रियाओं से आशय माल और सेवाओं की क्रय विक्रय से संबंधित सामान्य व्यावसायिक व्यवहारों से है। यानी कि जो हम किसी बिजनेस के अंदर नॉर्मल हम परचेज या सेल्स या जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनकी वजह से जो हमारे
प्रॉफिट में जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर द मेन प्रोसीड्स इनकम जनरेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिचालन संबंधी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो व्यवसाय की प्रमुख आगम यानी कि आय यानी कि इनकम उत्पन्न करने वाली क्रियाएं हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस की जो इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटीज़ होती है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। देयरफॉर these includes the cash flow from those transactions and events that enter into the determination of the net profit and loss of the business। तो हम कह सकते हैं थे इनमें उन व्यवहारों और घटनाओं को शामिल किया जाता है जिनके कारण उत्पन्न हुए रोकड़ प्रवाहों को व्यवसाय के शुद्ध लाभ हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर किसी भी कंपनी की जो प्रॉफिट यानी कि इनकम को जनरेट करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको शामिल किया जाता है और इस एक्टिविटी से हमें किसी भी कंपनी के जो प्रॉफिट या इनकम होती हैं उनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके परिचालन क्रियाओं से संबंधित रोकड़ प्रवाह की कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न है, यानी कि कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडर्ड ऑफ सर्विस, माल के विक्रय और सेवा प्रदान करने में रोकड़ प्राप्तियां। हम ये जो आपको पॉइंट बता रहे हैं इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये पता लगे कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या उसमें कौन सी हमारी जो कैश है किस तरीके से जनरेट हो सकती है या किस तरीके से उसमें कैश का पेमेंट किया जा सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे को जो कैश रिसीव होता है सेल के रूप में, जब हम कोई सेल करते हैं किसका, गुड्स का, या अपने जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसके बदले में हमें कोई कैश मिलता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। उसी तरीके से कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज़, फीस, कमीशंस एंड अदर रेवेन्यू, मतलब अगर हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड या बिज़नेस ओरिएंटेड जो हमारी इनकम होती हैं, चाहे वो हमारी किसी रॉयल्टी के रूप में हो या कोई हमें फ़ीस मिले, कोई कमीशन हो या कोई भी अदर रेवेन्यू हो जो हमें बिज़नेस के पर्पज़ से या बिज़नेस के द्वारा प्राप्त होता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान। अब जिस गुड्स का हम पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं, जब उस गुड्स को सोल्ड करते हैं तो उससे होने वाली इनकम और सेल्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। उसी तरीके से उस गुड्स को परचेज़ करने के लिए जो भी हम अमाउंट पे करते हैं, चाहे वो कैश परचेज़ हो या फिर अपने जो क्रेडिटर सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट करने के लिए अगर कोई पेमेंट परचेज़ करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही शामिल किया जाता है। कैश पेमेंट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके अलावा जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको या उनके बिहाफ पर किसी अदर पर्सन को कोई अमाउंट हम एक्सपेंसेस के बदले में पे करते हैं तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं कैश रिसीव्स एंड कैश पेमेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रीमियम एंड क्लेम्स ईयरली एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट, यानी कि कोई भी कंपनी जो अपनी किसी प्रोडक्ट या अपने किसी आइटम को इंश्योर्ड कराती है तो उस बीमा कंपनी को प्रीमियम और दावे वार्षिक और अन्य पॉलिसी लाभों के लिए रोकड़ प्राप्तियां और रोकड़ भुगतान, यानी कि हमने कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की तो उसमें जो कैश गया तो वो भी इसमें एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें किसी प्रीमियम पे कोई अमाउंट रिसीव होता है या रिफंड होता है तो वो भी इसी में शामिल किया जाएगा। पेमेंट एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अंटिल दे आर फाइनेंशियल एंड नॉट टू बी कंसिडर्ड एज फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो हम ये कह सकते हैं कि आयकर का भुगतान और वापसियां जब तक कि इन्हें वित्तीय और विनियोजन क्रियाओं के रूप में ना माना जाए तो हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं। यानी कि जब तक क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई ना हो आपको कि आपको इसको इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करना है तो आप इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, और अगर उनको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं किया जाना है तो वो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको बताया कि
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। हम इसमें कैश सेल कर सकते हैं, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ सकता है, कैश परचेस कर सकते हैं, कैश पे टू सप्लायर कर सकते हैं, कैश पेमेंट एक्सपेंसेस का कर सकते हैं, या कोई एम्प्लॉय का पेमेंट कर सकते हैं, या एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई अदर पेमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, या कोई भी अदर पेमेंट जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आना हो और वो पेमेंट फर्म के या कंपनी के द्वारा किया गया हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पर देयर आर टू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने की निम्न दो विधियाँ होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड और सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रीति से होता है। यानी कि ये दो मेथड होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को निकालने के लिए, इसकी कंप्यूटेशन करने के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की, जिसको हम प्रत्यक्ष नीति या प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं अंडर द डायरेक्ट मेथड कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एग्जाम्पल कैश कंट्रोल फ्रॉम customers and cash received as interest or dividends, and cash payment for operating expenses, cash paid to supplier for goods and service to employees for service, to creditors for interest, to government for taxes etc. are calculated and presented on the cash flow statement। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्राप्तियां जैसे नगद बिक्री, ग्राहकों और देनदारों से वसूल की गई रकम, ब्याज या लाभांश के रूप में प्राप्त नगद राशि, और परिचालन क्रियाओं के लिए नगद भुगतान और माल और सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान, कर्मचारियों को उनकी सेवाओं हेतु भुगतान, ब्याज का भुगतान एवं सरकार के करों हेतु भुगतान को प्रदर्शित किया जाता है। The difference between the cash receipts and cash payment is the net cash provided for use in operating activities। तो रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ भुगतानों के मध्य का अंतर परिचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी हम कैश पेमेंट करते हैं या कैश रिसीव होता है, जैसे हमने कैश सेल करी, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ, कोई भी इनकम हमें रिसीव हुई, इंटरेस्ट या डिविडेंड हमने कोई पे किया, या कोई हमने कैश परचेज़ की, या कोई पेमेंट किया सप्लायर का, किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, या अपने कोई जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विस के बदले में उनका पेमेंट किया, या सर एम्प्लॉय के बिहाफ पर एम्प्लॉय के द्वारा किसी अदर एक्सपेंसेस का कोई पेमेंट किया गया हो, तो उन सब चीज़ों की जो एंट्री की जाती है वो हमारी डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो गाइज इसको हम एक फॉर्मेट के रूप में भी समझ सकते हैं, जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इस एक्टिविटीज़ में हम सबसे पहले जो भी हमारे कैश इनफ्लो होते हैं उनको हम जोड़ते हैं, और जो कैश आउटफ्लो होते हैं उनको हम लेस करते हैं। तो यहाँ पे कैश इनफ्लो के रूप में जनरली हमारे पास दो तरीके से इनफ्लो हो सकता है, एक कैश सेल और एक कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। जैसा भी हमने आपको बताया था कि जब भी हम जिस बिज़नेस के अंदर जिस पर्टिकुलर गुड्स का हम बिज़नेस करते हैं, जब उस गुड्स को हम सोल्ड करते हैं कैश में, तो वो जो कैश सेल का अमाउंट है वो इसमें शामिल किया जाएगा। उसी तरीके से अगर कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ है तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो कैश सेल और कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में से हम लेस कर देंगे कैश परचेज को, कैश पेड टू सप्लायर को, कैश एक्सपेंसेस को। तो इस तरीके से ये हमारा अमाउंट निकल के आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसमें से फिर अगर हम लेस कर देते हैं इनकम टैक्स पेड को, तो वो हमारा अमाउंट निकलता है कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो, चाहे वो अगर इनकम के रूप में होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे, और अगर पेमेंट के रूप में होगा तो उसे लेस कर देंगे। उसके बाद ओवरऑल मिलाकर जो हमारा आंसर आता है, अगर वो आपका आंसर प्लस यानी कि पॉजिटिव में आता है तो आप कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इतने रुपए की बचत हुई। उसी तरीके से अगर आपका ये आंसर माइनस में आता है तो आप यहाँ कहेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि कैश
जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसमें हमारा पर्टिकुलर इतने रुपए का कैश का पेमेंट किया गया या इतने रुपए कैश में कमी आई। जैसा कि आपको हमने बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का बनाने का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमें ये जानना होता है कि हमारे दो पीरियड के बीच में जो कैश में चेंजेस आए हैं उनका क्या रीज़न है, किन एक्टिविटीज़ की वजह से वो आए हैं। तो या तो कैश इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ आपका प्लस में आता है तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास कैश इंक्रीज़ हुआ पर्टिकुलर अमाउंट से, और अगर ये माइनस में आता है तो इसका मतलब यहाँ हमारा कैश डिक्रीज़ हुआ पर्टिकुलर अमाउंट से। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। इसमें कुछ इनके पॉइंट हैं नोट जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव फॉर्मेट नॉन कैश आइटम depreciation, goodwill written off, primary expenses written off, etc. and non-operating income, profit or loss on sale of assets and investment are not required to be adjusted under direct method. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का परिकलन करने हेतु गैर रोकड़ मदों जैसे ह्रास, ख्याति का अवलेखन, प्रारंभिक व्यय का अवलेखन आदि गैर परिचालन मद यानी कि स्थायी संपत्ति अथवा विनियोगों के विक्रय पर लाभ या हानि को इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जब आप इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को जब आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम होती हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। उसमें जनरली कौन से आइटम आते हैं वो आपके सामने है, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीमियरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, या कोई भी हमारे कोई इनकम होती है अगर, तो उन ऐसी कोई भी इनकम जो नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको भी इस एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं किया जाता है अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से गाइस कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको और ध्यान रखने होंगे। जैसा भी हमने आपको बताया था कि जब हम डायरेक्ट मेथड से इसमें करते हैं तो इसमें एक कैश सेल और कैश कलेक्शन फॉर डेटर्स ये दो आइटम होते हैं जो इनफ्लो के रूप में होते हैं। तो जनरली कैश सेल में तो सिंपल होता है कि जो भी हमने गुड सोल्ड करा होगा उसके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव हो जाता है, लेकिन जो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होता है उसकी आपको कंप्यूटेशन करनी पड़ सकती है यदि वो क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है। तो उसके कंसर्न में आपको ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमने एक फॉर्मेट के रूप में आपके लिए तैयार किया है। तो इसमें सबसे पहले क्रेडिट सेल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ऐड कर देना आपको इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल को। तो अगर हम क्रेडिट सेल में ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल को हम ऐड कर देते हैं और अगर हम उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारा कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकल कर आएगा या वो माना जाएगा। तो ये जनरली आपको कब कब कैलकुलेट करना है, जब क्वेश्चन में आपको कैश कलेक्शन फॉर डेटर्स डायरेक्ट नहीं दिए हुए हों तब आप इस फॉर्मेट के थ्रू उसको निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं कैश पेड टू सप्लायर की। तो यहाँ बात करते हैं कैश परचेज, इसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स को और ऐड कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल को और लेस कर देते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल को। तो उसके बाद हमारा जो अमाउंट निकलता है वो आता है कैश पेड टू सप्लायर और क्रेडिटर्स। उसी तरीके से कैश एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो एक्सपेंसेस ऑन एक्रूअल बेसिस हमें दिए होते हैं उसमें हम चाहे वो सैलरी, वेजेस, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं तो उसमें हमें ऐड करना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग का और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड का। गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है और प्रीपेड है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करना है। उसी तरीके से आपको इसमें लेस करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का और ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो इस तरीके से जब आप इसको लेस करेंगे तो जो हमारे पास डिफरेंस अमाउंट निकल कर आएगा वो हमारा होगा कैश एक्सपेंसेस पेड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो इस मेथड की जब बात करते हैं, अभी जो हमने बताया आपको बताया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, किन चीज़ों को उसमें शामिल किया जाएगा और किसको शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड की, अप्रत्यक्ष रीति की। तो हम बात करते हैं इसमें कि इन दिस मेथड वी स्टार्ट द नेट प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इस पद्धति में कर और असाधारण वस्तुओं से पहले के शुद्ध लाभ हानि के शेष को आधार बनाकर परिचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह की गणना की जाती है। द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैन नॉट बी टेकन एज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
because there are some items of expenses in the profit and loss statement which do not result in the outflow of cash. Such items are added back to net profit. तो हम ये कह सकते हैं लाभानी खाते द्वारा दर्शाए गए शुद्ध लाभ की राशि को परिचालन क्रियाओं से नकद के रूप में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि लाभानी खाते में खर्चों की कुछ मदें ऐसी होती हैं जिनमें नकदी का बाह्य यानी कि आउटफ्लो नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं को शुद्ध लाभ में वापस जोड़ा जाता है। तो हम इन शॉर्ट कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम डायरेक्ट अपने प्रॉफिट को ही इनफ्लो मान लें या कैश मान लें तो वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालते समय हम कुछ ऐसे आइटमों को भी शामिल करते हैं जिनका कैश में ना तो पेमेंट होता है और ना ही जो कैश में हमें इनकम के रूप में रिसीव होती हैं। तो ऐसे आइटम जिनका ना तो कैश में पेमेंट हुआ है और ना ही जिनका कैश में हमें इनकम के रूप में प्राप्त हुआ है, तो उन आइटम को इसमें हमें दोबारा रीएडजस्ट करना होता है। यानी कि जो ऐसे आइटम हैं जो एक्सपेंसेस के रूप में हैं, जिनको हमें एक्सपेंसेस के रूप में हमने दिखाया हुआ है लेकिन उसके लिए हमने पेमेंट किसी का नहीं किया है, उनको वापस हमें ऐड करना है। उसी तरीके से अगर कोई इनकम के आइटम है जिनकी वजह से हमें कैश में कुछ रिसीव नहीं हुआ है तो उन्हें हमें वापस लेस करना होगा। ऐसा इनडायरेक्ट मेथड में किया जाता है। Similarly, there are some item of income which are shown in the profit and loss statement, but they are non-operating income. These items should be deducted from net profit to compute cash from operating activities. तो जैसा भी आपने आपको बताया कि इसी तरह आय की कुछ मदें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई नगद राशि प्राप्त नहीं होती है, जिन्हें लाभ हानि खाते में आय के रूप में तो दिखाया जाता है लेकिन जिन्हें गैर परिचालन आय माना जाता है या कहा जाता है। अतः परिचालन क्रियाओं से नकदी की गणना करने के लिए उन वस्तुओं जो कि गैर परिचालन आय हैं को शुद्ध लाभ में से घटा देना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुएं व मदें ऐसी होती हैं जिन्हें लाभ हानि खाते में बिल्कुल नहीं दिखाया गया है लेकिन इनके परिणाम स्वरूप भी नकदी में वृद्धि या कमी होती है। तो परिचालन क्रियाओं से नकदी की गणना करने के लिए इन मदों को भी समायोजित किया जाता है। यानी कि in addition to the above there are certain other items which are not shown in the net profit and loss statement at all but which result in increase or decrease of cash. These items must also be adjusted for calculating cash from operating activities. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे कोई भी जो नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो उसे आपको वापस प्रॉफिट में ऐड करना है, और अगर कोई नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम है तो उसे अपने प्रॉफिट में से आपको लेस करना है जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को निकाल रहे हैं। किस मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। तो गाइज इसका भी हम एक फॉर्मेट के रूप में आपके लिए लेके आए हैं ताकि आप उसको इजी वे में समझ सकें। तो जैसा आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बाय इनडायरेक्ट मेथड। अभी हमने जो पहले बात करी थी वो हमने बाय डायरेक्ट मेथड की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्क्रीन पर आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें हम सबसे पहले आपको बताया कि जो इनडायरेक्ट मेथड होता है इसमें हम सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है कंपनी का उससे हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारा उसमें से हम अपने ओपनिंग बैलेंस को लेस कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा उससे इसकी शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। फिर आपको ऐड करना है नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड डेबिट आइटम्स, यानी कि वो सारे एक्सपेंसेस जो नॉन कैश ऑपरेटिंग के रूप में होते हैं उन्हें आपको ऐड करना है। अब वो कौन से हो सकते हैं वो हमने आपको स्क्रीन पर दिए हैं, जैसे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, डेप्रिसिएशन, प्रपोज डिविडेंड। यहाँ का ध्यान रखना है प्रपोज डिविडेंड आपको करंट ईयर का लेना है, इसमें आपको लास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों ईयर का दिया होगा। तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब आप इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं तो प्रपोज डिविडेंड आपको करंट ईयर का लेना है। उसी तरीके से कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है अगर हमने, या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हुआ है, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, या गुडविल रिटर्न ऑफ है। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पेटेंट रिटर्न ऑफ, प्राइमरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, writing of underwriting commission, writing of share issue expenses, writing of discount on issued of share, writing of discount on issued of debenture, provision for doubtful debts,
यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को आपको यहाँ तभी शामिल करना है जब आपको क्वेश्चन में डेटर्स गुड दिए हुए हों, तभी आप इसको यहाँ पे शामिल करेंगे। अदरवाइज इसको फिर एज ए करंट लायबिलिटीज आप मान लेंगे, जो इनका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा उसको। इसके अलावा ट्रेडमार्क एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे जो भी आइटम थे हमने आपको वो ऐड के आइटम बताए थे, यानी कि ये सारे जो भी आपने आइटम देखे थे, ये आइटम आपको सारे क्या करने हैं, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डेबिट आइटम के रूप में आपको प्रॉफिट में वापस ऐड करने हैं। अब कुछ आइटम होते हैं जो कि हमारे लेस के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम एंड क्रेडिट आइटम्स। ये वो सारे आइटम हैं जिनको आपको लेस करना है। अब जैसे जनरल रिजर्व अगर हमारा इंक्रीज़ होता है तो उसे हमने ऐड किया था, उसी तरीके से अगर जनरल रिजर्व हमारा डिक्रीज़ होगा, यानी कि ओपनिंग में ज़्यादा होगा क्लोजिंग में कम होगा, तो हम उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व यूटिलाइज, तो उसे आपको लेस करना है। उसी तरीके से अदर रिजर्व को यूटिलाइज हुआ है तो लेस करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स है तो आपको लेस करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन एंड डिवेंचर हैं, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिटर्न बैक अगर कोई होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डिक्रीज होता है अगर कोई, या इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, रेंटल इनकम रिसीव होती है। गाइज यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि जो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंटल इनकम हमने रिसीव की बात करी है, तो यहाँ पर ये वो आइटम होंगे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कंसर्न नहीं रखते हैं, यानी कि ये इंटरेस्ट डिविडेंड आपका बिजनेस ओरिएंटेड होगा या बिजनेस से संबंधित होगा, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से संबंधित नहीं होगा। अगर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से संबंधित है तो फिर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो ऐड करना है और लेस करना है वो केवल वही आइटमों को लेना है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से संबंधित है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से संबंधित है उनको आपको इसमें शामिल नहीं करना है। तो इस तरीके से हम इसको लेस करने के बाद जो हमारे पास आइटम आता है निकल कर, उसको बोलते हैं हम कैश जनरेटेड बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारा जो अमाउंट आएगा निकल कर, यानी कि प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट जो आपने लिया उसमें आपने ऐड करा नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड डेबिट आइटम, और लेस करे आपने नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम एंड क्रेडिट आइटम। तो उनको ऐड और लेस करने के बाद जो बैलेंस बचता है आपका, उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर आपका करंट एसेट्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो आपको ऐड करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स में आपको कैश और बैंक शामिल नहीं करने, यानी कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम है उन्हें हमें करंट एसेट्स में यहाँ पर शामिल नहीं करना है। उसी तरीके से अगर करंट लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज होती है तब भी आप इसको ऐड करेंगे। इसके अपोजिट अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो आप लेस करेंगे, और करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होगी तो भी आप इसको लेस करेंगे। उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा उसे हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आप इसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड अगर आपको कोई दिया हुआ है, तो ये आपका आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर आप इसमें से लेस कर देंगे अगर कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब उसको लेस कर देंगे। फिर आपके पास जो अमाउंट बचेगा, अगर वो अमाउंट आपकी फिगर जो है वो प्लस में आती है तो आप कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और अगर आपकी जो फिगर है वो माइनस में आती है तो आप कहेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा, और माइनस में आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा। तो इस तरीके से ये हमने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। पहले आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बताया, फिर आपको इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बताया, दोनों के मीनिंग, फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटीज़, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो गाइज इसको बोलते हैं विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम उन आइटम को शामिल करते हैं जो हमारी ऐसी लॉन्ग टर्म असेट्स होती हैं जिनको हमने परचेज़ किया था या सेल किया था, जो कि
परचेज हम इस पर्पज़ से करते हैं कि वो हमें रीसेल नहीं करने, यानी कि ऐसे कोई भी हमारी असेट्स या इन्वेस्टमेंट के आइटम जो हम परचेज़ करते हैं या ज़रूरत पड़ने पर उनको हम सेल करते हैं, उनकी एंट्रीज़ को हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शामिल करना होता है। यहाँ ध्यान ये रखना है कि इसमें लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं और इसमें गुड्स परचेज या सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ असेट्स परचेज और सेल्स की बात कर रहे हैं। असेट्स मीन्स लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, इन्वेस्टमेंट, ईटीसी। तो हम ये कह सकते हैं कि विनियोग संबंधी क्रियाओं में दीर्घकालीन संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीन आदि के क्रय और विक्रय शामिल हैं, जिन्हें पुनः विक्रय के लिए नहीं रखा जाता है। पुनः विक्रय का मतलब है कि हमारा पर्पस उन असेट्स को खरीदने का ये नहीं होता है कि हमें उन्हें खरीद के बेचना है, बल्कि अगर वो यूजलेस हो जाती हैं या हमें उनकी अब ज़रूरत नहीं होती है या उनकी जगह हमें कोई दूसरी असेट्स लेनी होती है, तब हम उनको सेल करेंगे, तो वो सेल इसमें शामिल की जा सकती है। These activities also include the purchase and sale of such investment which are not included in cash equivalent। इसके अलावा हम इसमें उन इन्वेस्टमेंट को भी शामिल करते हैं जिनको हम परचेज या सेल कर सकते हैं, लेकिन जो कैश इक्विवेलेंट में शामिल ना हो। इसका मतलब कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रखे गए हैं या जिनको हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट वाले हेड में शामिल कर रखा है या जिनको करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। Cash flow from investing activities disclose the expenditure incurred for resources intended to generate future income and cash flow। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विनियोग संबंधी रोकड़ प्रभावों से इस बात का पता लगता है कि भविष्य की आय और रोकड़ प्रवाह उत्पन्न करने के लिए संसाधनों पर कितनी राशि व्यय की गई है। यानी कि जो भी हमारी असेट्स होती हैं, तो हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो असेट्स खरीदी हैं या अपने पास रखा है, तो हम इस एक्टिविटी से ये पता लगाते हैं कि हमने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना अमाउंट अपना असेट्स परचेस करने में या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के रूप में लगाया है। तो गाइज इसका भी एक फॉर्मेट है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर आप कोई फिक्स असेट सोल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हैं या कोई हमें डिविडेंड रिसीव होता है, कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, तब आपको उसमें प्लस करना है, उनको जोड़ना है और उसमें से लेस करना है यदि आप कोई फिक्स असेट्स को परचेज करते हैं या इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं। फिर उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचता है, अगर वो आपके पास प्लस में अमाउंट बचता है, फिगर जो आपकी आती है प्लस में आती है, तो आप कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसी तरीके से अगर वो फिगर आपकी माइनस में आती है, तो आप कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से इस एक्टिविटीज़ में हमें यह पता लगता है कि हमें कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया या कितना पैसा हमें इस एक्टिविटी से बचा। नेक्स्ट आती है आपकी बात कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जैसे आपको बताया कि हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अभी हमने बात करी आपसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, अब हम बात कर रहे हैं आपसे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। तो गाइज इस एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की अगर बात करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ दैट result in change in the size and composition of the owner's capital, including preference share capital in the case of a company and borrowing of the enterprises। यानी कि वित्तीय क्रियाओं से अभिप्राय ऐसी क्रियाओं से है जिनके परिणाम स्वरूप स्वामियों की पूंजी कंपनी की दशा में समता अंश पूंजी व पूर्वाधिकार अंश पूंजी को सम्मिलित करते हुए एवं उपक्रम के उदाहरणों के आधार पर संरचना में परिवर्तन होते हैं। इन शॉर्ट कहें तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो होती है इसके अंदर हम जो भी हमारी फाइनेंस से संबंधित चीज़ें जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन, तो इनको अगर हम इंक्रीज़ होता है यानी कि इनको इशू करते हैं या इनका हम पेमेंट करते हैं, तब आपको उसकी एंट्री फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में करनी होती है। तो इसमें कुछ एक पॉइंट हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एज पर रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आर संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 के अंतर्गत वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं। यानी कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपको किन किन आइटम को शामिल करना है और उनको शामिल करने के कंसर्न में उनकी एक्टिविटीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो जैसे अगर कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो आपको इसमें शामिल करना होगा, जैसे इशूड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ईटीसी। तो अंशों या इसी प्रकार के प्रलेखों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्तियां, यानी कि जो हम शेयर इशू करते हैं तो जो हमें कैश रिसीव होगा तो उसकी एक्टिविटीज़ हमें इसमें करनी होगी। उसी तरीके से कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू डिवेंचर, लोन, नोट्स, बॉन्ड एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग, यानी कि ऋण पत्रों के निर्गमन, ऋण नोटों, बॉन्ड, अन्य अल्पकालीन या दीर्घकालीन उधारों से रोकड़ प्राप्तियां। उसी तरीके से कैश पेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सीटीसी, यानी कि उधार रकमों का रोकड़ भुगतान अर्थात पूर्वाधिकार अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड आदि का शोधन। मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हमने कोई शेयर कैपिटल इशू करी है, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंशियल हो, कोई लोन रिसीव हुआ है, कोई डिवेंचर इशू करे हैं, तो आपको वो इस एक्टिविटीज़ में प्लस करने हैं, जोड़ने हैं। उसी तरीके से अगर आपने किसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, डिवेंचर का, लोन का, डिविडेंड का, बॉन्ड का, इनका पेमेंट किया है तो वो आपको इस एक्टिविटीज़ में माइनस करने होंगे, लेस करने होंगे। अब हम आपको इसको फॉर्मेट के थ्रू समझाते हैं, जो आप अपनी एक्टिव देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि अगर आपने कोई इशू करा है इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन रिसीव, तो ये आपको ऐड करने हैं। उसी तरीके से अगर आपने कोई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, लोन पेड है, डिविडेंड पेड है, तो ये सब आपको लेस करने हैं। उसके बाद अब आपका जो फाइनल आंसर आएगा, जो आपके पास फाइनल फिगर आएगी, अगर वो प्लस में आती है तो हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और अगर वो माइनस में आती है तो हम कहेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को हमने आपको समझाया कि इसमें जो भी हमारे पास फंड यानी कि जो फाइनेंस के आइटम होते हैं, अगर वो इंक्रीज़ होंगे तो आपको वो प्लस करने हैं, और अगर आपने उनका पेमेंट किया तो वो आपको माइनस करने हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। ओवरऑल जैसा आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, और उन तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में हमने आपको अलग अलग बताया, उनके अलग अलग फॉर्मेट के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको उनको एक साथ रखना है तो आप उनको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। तो इसमें हमने सबसे पहले प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट लेना है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करना है, इसमें फिर ऐड करना है नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड डेबिट आइटम को, फिर लेस करना है नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम एंड क्रेडिट आइटम को। तो इससे आपको मिलेगा कैश जनरेटेड बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर आपको ऐड करना है डिक्रीज इन करंट असेट्स, लेकिन इसमें कैश और बैंक को शामिल नहीं करना है, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करना है। उसके बाद आपको लेस करना है इंक्रीज इन करंट असेट्स को, जैसा कि आपको बताया कैश और बैंक इसमें शामिल नहीं करना है, और डिक्रीज करनी है करंट लायबिलिटीज़ को। तो ये अमाउंट आएगा आपका कैश जनरेटेड बिफोर ऑपरेशन। फिर इसमें आपको लेस करना है इनकम टैक्स पेड, तो यह निकलेगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर लेस करना है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, तो अगर ये प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और अगर ये माइनस में आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से ये हमारा पहला एक्टिविटीज़ पूरी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब उसके बाद इसमें आपको ध्यान देना है कि हमारे पास जो 3 एक्टिविटीज़ हैं, अब उन तीनों के जो ग्रांड टोटल हैं वो आपको करने हैं। अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हुआ प्लस में या माइनस में, तो वो आपको इसमें अमाउंट लिखना है। उसी तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अगर प्लस में है, और कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अगर माइनस में है, तो उनमें जो भी आंसर आया वो आपको इसमें लिखना है। फिर ऐसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, अगर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपका प्लस में आया तो प्लस में लिखेंगे, और अगर वो यूज्ड हुआ है तो इसका आंसर माइनस में आएगा। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ को आपको जोड़ लेना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस माइनस जो भी आंसर हो, ऐसी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ प्लस माइनस में जो भी आंसर हो, और ऐसी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इसका भी प्लस माइनस में जो भी आंसर हो। अब ओवरऑल आपको इन तीनों आंसरों को जोड़ना है। उसके बाद जो अगर आपके पास फिगर आती है, अगर वो फिगर आपकी प्लस में आती है तो आप कहेंगे इंक्रीज इन कैश, यानी कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल आपका कैश में इतने रुपए का इंक्रीजमेंट हुआ है। और अगर ये आपकी फिगर माइनस में आती है तो इसका मतलब हुआ कि आपके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कैश में डिक्रीज हुआ है। इसको आप आंसर टैली भी कर सकते हैं। तो आप इस अमाउंट में, अगर आप इस अमाउंट में ऐड कर देते हैं जो हमारे पास अब आया निकल कर नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो अब
इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बिगनिंग यानी कि ओपनिंग के बैलेंस को, ओपनिंग के बैलेंस में आपके पास कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो अगर जो भी नेट इंक्रीज या डिक्रीज आया है हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट में, अगर आप उसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस को कैश और कैश इक्विवेलेंट के, तो वो हमेशा आना चाहिए आपके उसके क्लोजिंग बैलेंस के बराबर। जो कैश और कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसके बराबर ही आपकी फिगर आनी चाहिए, जिसमें हम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को शामिल करते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, आप उसे ऐड कर देंगे तो आपका ये क्लोजिंग बैलेंस ये वही आएगा जो आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस कैश या कैश इक्विवेलेंट के रूप में दिया हुआ होगा। तो गाइज इस तरीके से हमने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, हमने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग बताया, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में बताया, उन एक्टिविटीज़ के कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में बताया, उनके फॉर्मेट बताए, उनको कौन कौन से आइटम इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं उनके बारे में बताया। तो कंप्लीट हमने जो एक प्रयास किया है आपको ये टॉपिक समझाने का, तो आपको सारी डिटेल आपको हमने दी है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करके रखें, नोट डाउन करके रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप इसका यूज़ कर सकें। गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। तो गाइस ये वीडियो हमने आपके थ्योरेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग बनाई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके लिए न्यूमेरिकल सेशन के लिए लेके आएंगे, जिसमें हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू।